Now, let's continue. मैंने अभी आपको बताया thin hollow sphere or thin hollow hemisphere. While if we have a solid sphere, mass m, रेडियस r, यदि हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो जिसका मास m हो, रेडियस r हो और इसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना हो. वंस अगेन दिस इज अ 3D मास सिस्टम और इस 3D मास सिस्टम के लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमें पता है, दैट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर. और यदि सेंटर ऑफ स्फीयर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट ऑफ सिमेट्री उसके सेंटर पर ही होएगा. इस केस में हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखकर ही हम सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं. बट द इंटरेस्टिंग सिचुएशन वुड बी इफ वी हैव सॉलिड हेमिस्फीयर. यदि हमारे पास में सॉलिड हेमिस्फीयर हो जिसका कि मास m और रेडियस r हो. वंस अगेन इस केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है. वी डू नॉट नो द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, वी डू नॉट हैव इन फैक्ट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री. हमारे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ही नहीं. इस सिचुएशन में हमें सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना होगा, हमें फॉर्मूले लगाने होंगे, हमें कंसेप्ट अप्लाई करना होगा और फॉर्मूले और कंसेप्ट लगाकर ही हम सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर पाएंगे. वंस अगेन सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को प्रॉपरली जमा लेना चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस प्रॉपरली डिफाइन कर देना चाहिए, जिससे कि हम सबसे सुविधाजनक तरीके से सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर सकें. Let's keep our system in this manner. Y एक्सिस को once again एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हुए हम अपने सिस्टम को इस तरीके से रख दें. This is Y axis, this is X axis, and here we have Z axis. Once again, since Y axis is the axis of symmetry, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहीं Y axis पर ही लाया करेगा. यह बात पक्का है. X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होएगा, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होएगा and Y coordinate of center of mass would be given by this expression. और इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी. क्या इस सिचुएशन के लिए आप सेंटर ऑफ मास, उसकी लोकेशन, उसका वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करके बता सकते हो? मैं आपको 4 से 5 मिनट का समय दूंगा इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहला काम आपका होगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका एक्सप्रेशन लिखना. वह यूनिफॉर्म कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करने के बाद फिर एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना. ध्यान रहे इस केस में डिफरेंशियल एलिमेंट चूज इस तरह से करा जाए कि पिछला आर्टिकल इस्तेमाल हो जाएगा. जो थिन हॉलो हेमिस्फीयर वाला आर्टिकल हमने अभी अभी करा है, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसे अप्लाई करते हुए हम इधर डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करेंगे तो सबसे इजी, सबसे बेहतरीन तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा. पिछले आर्टिकल को अप्लाई करना, डिफरेंशियल एलिमेंट कुछ इस तरह से चूज करना.
उसके लिए डीएम पता करना, डीएम के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके वेरीफाई करना कि वह एम आ रहा है या नहीं, फिर इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। मैं 4 से 5 मिनट का समय इसी समय पूरी बैच को देता हूं, फटाफट कोशिश कीजिए और करके दीजिए। 4-5 मिनट के बाद मैं तेजी से बताना चालू करूंगा और 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। Now, let's solve this. Here, the constant quantity we should define is mass per unit volume. Mass per unit volume हम रो से डिनोट कर देते हैं। टोटल मास अपॉन इट्स वॉल्यूम इज इट्स हेमिस्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ ठीक है, दिस इज 3m बाय 2 पाई आर क्यूब, जिसको हम लिखेंगे dm बाय dv, और यह चीजें कांस्टेंट होगी। इस तरीके से सबसे पहले इधर हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करना चाहिए। मास पर यूनिट वॉल्यूम रो से डिनोट करा, मास अपॉन इट्स वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, so this rho is 3m by 2 pi r cube। इसको हम डिनोट करेंगे dm by dv। dm is mass, differential mass upon differential volume, and this would be a constant। सबसे पहले यह कांस्टेंट टर्म डिफाइन कर दी। कांस्टेंट टर्म डिफाइन करने के बाद अगला हमारा काम होता है एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करना और उस डिफरेंशियल एलिमेंट के मास को लिखना। जैसा मैंने समझाया है कि डिफरेंशियल एलिमेंट तो कई तरीके से चूज कर सकते हैं। चाहे जिस रैंडम तरीके से आपने डिफरेंशियल एलिमेंट चूज कर लिया तो व्यर्थ में हम प्रॉब्लम को उलझा लेंगे। हमें डिफरेंशियल एलिमेंट कुछ इस तरीके से चूज करना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम सबसे आसानी से सॉल्व हो। हम पिछले आर्टिकल का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, हम इस तरह का एक थिन हॉलो कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस स्मॉल आर कह देता हूं और विड्थ डी आर कह देता हूं, मास डीएम कह देता हूं। रेडियस आर है, विड्थ डी आर है, मास डीएम। इस तरीके से मैं डीएम मास और डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूं। अब इसका डीएम मास निकालना है तो सबसे पहले इसका एरिया लिख दो। एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर है इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होगा वह 2 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस एंड हेमिस्फीयर है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी थिकनेस कितनी है? विड्थ इज डी आर। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं जो वॉल्यूम होता है डीवी, डीवी इज एरिया इनटू विड्थ। किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू उसकी थिकनेस, एरिया इंटू हाइट और एरिया इंटू थिकनेस। सो दिस वॉल्यूम वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। यह इसका वॉल्यूम हो गया। अब डीएम मास मुझे निकालना है। डीएम मास निकालने के लिए मैं यह डेफिनेशन लगा रहा हूं। डीएम इज इक्वल टू रो डीवी, रो इंटू डीवी, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम।
dm इज इक्वल टू रो की जगह 3m बाय 2 pi r cube, dv is 2 pi r square dr. So dm is 2 pi से 2 pi cancelled, 3m r square dr by r cube. This is dm. वेरीफाई कर लेना चाहिए कि क्या यहां हमने डीएम ठीक निकाला है. हम वेरीफाई भी कर लेंगे और साथ में इंटीग्रल डीएम भी निकाल लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल डीएम हमें आवश्यकता लगती है. इंटीग्रल डीएम इज इंटीग्रल ऑफ 3m r square dr upon r cube, or this is equal to 3m upon r cube is a constant. Integral of r square dr. 3m r cube constant है, r square dr. लिमिट्स आइडेंटिफाई कर ले. r की वैल्यू पहला जो एलिमेंट लेंगे उसके लिए रेडियस 0 होगा, और आखिरी जो एलिमेंट लेंगे उसके लिए रेडियस होगा कैपिटल R. सो 0 टू कैपिटल R. दिस इज इक्वल टू 3m बाय r क्यूब इंटू इधर हो जाएगा r स्क्वायर dr का इंटीग्रल होता है r क्यूब बाय 3 और 3m बाय r क्यूब इंटू r क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3. And this proves that integral of dm is equal to m. इस तरह से हमारे पास इंटीग्रल डीएम की वैल्यू भी आ गई, और यह बात भी प्रूव हो गई कि जो भी कुछ हमने करा है अभी तक वो परफेक्ट है, उस पर कोई गलती नहीं है. अब हमें यह एक्सप्रेशन लगाना है. सबसे पहले y की वैल्यू लिखूं. जरा सोचिए, यह थिन हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास पिछले आर्टिकल को जरा पेजेस टर्न करके देख लिए, ये r/2. इसका रेडियस है स्मॉल r, तो स्मॉल r/2. इसका रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r/2. इस पूरे मास को हटाएंगे और स्मॉल r/2 की जगह पर रख देंगे, तो उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जो सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर. अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखता हूं मैं. इंटीग्रल ऑफ y की जगह r/2, dm की जगह यह एक्सप्रेशन 3m r स्क्वायर dr अपॉन r क्यूब अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm. इंटीग्रल ऑफ dm की जगह m लिखूंगा मैं. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर निकाल दूं. 3m बाय 2r क्यूब इंटीग्रल ऑफ r क्यूब dr upon integral of dm is m, and here r varies from 0 to r. मास m से m कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3/2 r क्यूब इंटू r to the power 4/4 from 0 to r, और 3/2
2r cube into r to the power 4 by 4 minus 0 to the power 4 by 4. Or y coordinate of center of mass is 3r upon 8. सेंटर ऑफ मास बेस से 3r by 8 की हाइट पर होगा. At a height of 3r by 8 from the base से 3r by 8 की हाइट पर हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए. डेरिवेशन को ध्यान से देखने के बाद रिजल्ट को मेमोराइज करना. सेंटर ऑफ मास का एक माइलस्टोन टच हो रहा है. इसके बाद सेंटर ऑफ मास में अलग तरह का मास सिस्टम बताऊंगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सिस्टम. यह देख लीजिए. अब हम नेगेटिव मास सिस्टम स्टार्ट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट नेगेटिव मास सिस्टम. देखिए, नेगेटिव मास सिस्टम के कंसेप्ट को मैं प्रॉब्लम के माध्यम से ही समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है. इसमें कोई थ्योरी कुछ भी नहीं है. बस किस तरह की सिचुएशन हो सकती है एंड हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, हमें वह समझाना है. यह एक स्क्वायर लेमिना, यह एक स्क्वायर लेमिना, एज लेंथ है ए बाय ए. इस स्क्वायर लेमिना में से मैं एक स्क्वायर लेमिना काट के अलग कर देता हूं. यह स्क्वायर लेमिना ए बाय 3 एज लेंथ का मैंने इसे काट के अलग कर दिया. यह एज लेंथ ए बाय 3 है, इसको मैंने काट के अलग कर दिया. और इसे काट के अलग कर देने के बाद हमारे पास इस तरह का एक लेमिना बचा रह गया. प्लेनर लेमिना इस तरह का हमारे पास बचा रह गया. दिस इज द रिमेनिंग मास सिस्टम. और हमसे इस रिमेनिंग मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा गया है. मैं इस मास सिस्टम को इधर ड्रॉ करता हूं. इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है. इस मास सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना. सच अ मास सिस्टम वी कॉल इट अ नेगेटिव मास सिस्टम. हम इसे नेगेटिव मास सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से कुछ मास काट के अलग कर दिया गया है. जिस मास को काट के अलग कर दिया गया है उसे नेगेटिव मास कहा जाए. अब इसका सेंटर ऑफ मास बताने के लिए सबसे पहले हम
कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। इस तरीके से स्क्वायर लेमिना के सेंटर से पास होते हुए इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस कहा जाए। इस तरह से सबसे पहले हमें रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम में ही लोकेट करना होता है, रेफरेंस फ्रेम में ही बताना होता है, इसलिए सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम स्पेसिफाई करना जरूरी है। जब तक रेफरेंस फ्रेम स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को समझाओगे कैसे? और वह रेफरेंस फ्रेम हमने इस तरह से डिफाइन कर दी। लेट अस से दिस सेंटर जो है स्क्वायर का उससे पास होती है और एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक बात बिल्कुल साफ है, यदि आप इधर से कुछ मास को काट के अलग करोगे तो सेंटर ऑफ मास को निश्चित इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसका बराबर ही रहना है, क्योंकि यह जो काटा गया मास है बिल्कुल सिमेट्रिकली इस एक्सिस के अबाउट है, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाना है। जो भी कुछ सेंटर ऑफ मास है वह उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। कोई एक कोऑर्डिनेट भी डिटरमाइन कर लिया जाए तो काम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? वंस अगेन एक कांस्टेंट क्वांटिटी तो इधर भी डिफाइन करनी ही पड़ेगी। एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और वह कांस्टेंट क्वांटिटी इधर होनी चाहिए मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम रो कहेंगे, और जो होगा मास अपॉन एरिया इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9। देखिए कैसे कहा मैंने, टोटल एरिया इसका ए था, टोटल एज लेंथ ए थी, दिस वाज द एज लेंथ ए। एज लेंथ ए होने से टोटल एरिया हो गया ए स्क्वायर, और उसमें से यहां a बाय 3 एज लेंथ का एक स्क्वायर जब काट के आपने अलग कर दिया तो जो एरिया आपने काट के अलग करा है वह a स्क्वायर बाय 9 होगा। तो यह इस तरीके से मास पर यूनिट एरिया जो हो गया, दिस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 9 और 8a स्क्वायर बाय 9 और 9m अपॉन 8a square, and this would be a constant quantity. ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब बड़े ध्यान से समझना कंसेप्ट को, नेगेटिव मास सिस्टम के कंसेप्ट। हम इसे टू पार्टिकल सिस्टम, टू मास सिस्टम बनाएंगे। एक मास तो हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर होगा, हमारा मास m1 जो होगा, mass m1, that would be this complete square। मैं थोड़ा स्पेस लेकर ड्रॉ करता हूं। Our mass m1 would be this complete mass, जिसका पूरा का पूरा एरिया है। दिस वुड बी मास m1, और यह जो मास m1 होगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया, मास पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया, टोटल एरिया ए स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया है 9m बाई 8 स्क्वायर, सो 9m बाय 8 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। मास m1 would be equal to 9m by 8। इसके लिए x1 equal to 0, y1 also equal to 0। इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा, C1 0, 0 पर।
यहां हमने मास m1 लिया। अब मास m2 में क्या लेता हूं जरा देखिए। मास m2 जिस मास को हम काट रहे हैं, जिस मास को हम नेगेटिव मास कहेंगे, जिस मास को काट के अलग करा जा रहा है, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमारा मास m2 यह होगा। जिसे हम काट के अलग कर रहे हैं। मास m2 मैं ऊपर लिखता हूं, क्योंकि इसे काट के अलग करा जा रहा है इसलिए यह नेगेटिव मास। कितना है? मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया। इसका एरिया है a²/9। मास m2 is minus of m/9m/8a² 9m/8a² minus of 9m/8a² into a²/9 और minus of m/8। ये नेगेटिव मास। अब इसके लिए x2y2 लिखता हूं मैं। इसका सेंटर ऑफ मास C2 कहीं इधर है और इसके लिए x2 की वैल्यू यहां है। दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब x2 और y2 लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। x2 y2 दोनों सेम होंगे, कोई एक चीज डिटरमाइन कर दूं तो अपने आप दूसरी चीज आ जाएगी। x2 डिटरमाइन कर रहा हूं। दिस एज लेंथ इज a/2 फ्रॉम यहां से, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस पॉइंट। यह a/2, क्योंकि टोटल एज लेंथ a है तो हाफ हो गया a/2 और इसकी एज लेंथ a/3 है तो यहां से ये हुआ a/6। x2 मैं कहता हूं दिस इज x2 एंड दिस इज y2। x2 लेंथ होगी a/2 माइनस a/6। a/2 माइनस a/6, ये a/2 माइनस a/6, a/2 माइनस a/6 करके देख लीजिए। 3a/6 माइनस a/6, 2a/6 और a/3। तो इधर से मैं कहूंगा x2 इज माइनस a/3, y2 इज ऑल्सो माइनस a/3। यह चीज लिखना ध्यान से सीखो। मास m2 हमने किसे कहा है और मास m1 हमने किसे कहा है। मास m1 प्लस m2 करके भी देख लो। मास m1 प्लस m2 करके एक बार वेरीफाई कर लो। मास m1 प्लस मास m2 जो कि आना चाहिए m, 9m/8 माइनस m/8 जो कि आ गया m। मास m1 प्लस m2 को m आना भी चाहिए, आ भी रहा है। इस तरह से अब हम कहते हैं कि मास m1 m2 को यदि हम ऐड कर दें तो इधर पॉजिटिव मास और यहां नेगेटिव मास, पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास मिलकर यह पूरा मास सिस्टम बन जाएगा। अब हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यह 2 पॉइंट मास सिस्टम हो गया है। इट्स m1 x1 प्लस
m2 x2 अपॉन m1 plus m2. So x coordinate of center of mass is m1 की जगह लिखा 9m by 8a स्क्वायर, x1 की जगह 0 प्लस m2 की जगह माइनस m by 8, x2 की जगह माइनस a by 3 होल अपॉन m1 प्लस m2 हमने लिख ही दिया है m, और इस तरह से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया a by 24. Similarly, y coordinate of center of mass a by 24, center of mass की लोकेशन a by 24, a by 24. इस जगह पर कहीं सेंटर ऑफ मास होएगा और उसका एक्स सीएम और वाई सीएम हमने डिटरमाइन कर दिया. This situation is termed as negative mass system. मैं एक प्रॉब्लम और कराऊंगा नेगेटिव मास सिस्टम पर. सिचुएशन को समझाने के लिए बड़े ध्यान से देखिए, समझिए.